हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरे प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने देखा था समास का टॉपिक। समास बहुत ही अच्छी तरह से हमने पढ़े थे। चार हमारे सिलेबस में लगे हुए थे, वैसे छः होते हैं बेटा, लेकिन चार हमारे सिलेबस में थे: द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि। आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से समझी और पढ़ी होगी। तो आज हम उससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। OMR सीट पर आधारित प्रश्न जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उसी पर आधारित हम कुछ प्रश्न करते हैं। चलिए ध्यान से समझेंगे बेटा। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, राजा रानी में कौन सा समास है। राजा रानी में कौन सा समास है। ऑप्शन है बेटा द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि। आपने अगर ध्यान से वीडियो पिछली देखी होगी तो राजा और रानी, पहली बात तो इसमें योजक है और दूसरा एक दूसरे के उल्टे हैं। जब योजक चिन्ह हो और एक दूसरे के उल्टे हों तो बेटा उसमें द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें द्वंद्व समास है। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 2 है, चार राहों का समूह का समास बनेगा। चार राहों का समूह का समास क्या बनेगा। ऑप्शन है बेटा चार मार्ग, चौराहा, चार राह या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, चार मार्ग आपने कभी समास नहीं पढ़ा था, लेकिन चौराहा पढ़ा होगा। चौराहा को अब अगर आप समास विग्रह करेंगे तो इसे लिखेंगे चार राहों का समूह। इसका मतलब ऑप्शन नंबर खा चौराहा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। है कौन सा समास बेटा ये है द्विगु समास, क्योंकि इसमें चौ मतलब चार यानी संख्या आ गई। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन हो जाएगा खा वाला सही। प्रश्न संख्या 3 है, सात नदियों का समूह, इसमें समास कौन सा होगा। बताओ, सप्त सिंधु होगा, सात नदी होगा, सप्त नदी होगा या इनमें से कोई नहीं। तो आप बिल्कुल कहेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सप्त सिंधु। सप्त माने होता है सात, सिंधु मतलब होता है नदियाँ, यानी सप्त सिंधु का मतलब होता है सात नदी नहीं लिखेंगे। अब आपको लगता होगा कि दूसरे वाले में भी तो सात है, तो ऐसा समास नहीं होता है। सप्त नदी होता तो हो जाता सात नदियों का समूह, नदी को सिंधु भी कहते हैं। तो ये बन गया सात सप्त सिंधु यानी सात नदियों का समूह। तीसरे का ऑप्शन नंबर का ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4, चर और अचर में कौन सा समास है। चर और अचर में कौन सा समास है। बताओ, क्या वो द्विगु है, क्या वो द्वंद्व है या बहुब्रीहि है या कर्मधारय है। बताओ बेटा कौन सा है। तो आप समझ सकते हैं चर और अचर, बेटा ये समास विग्रह किया हुआ है और किस में लग रहा था, तो आप कहेंगे केवल और केवल द्वंद्व में, और एक दूसरे के उल्टे भी हैं, एक चर है और एक अचर है। ठीक है, तो ये केवल द्वंद्व में है। अगर ये होता चर, अगर ये होता बेटा चर और योजक चिन्ह और होता अचर, तो आप इसे कैसे तोड़ोगे। चर और अचर ही तो तोड़ोगे। तो चर और अचर ये कौन सा समास हुआ, तो बेटा ये हुआ द्वंद्व समास। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न 5 है, शताब्दी में कौन सा समास है। शताब्दी, ऑप्शन है बेटा द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। शताब्दी, तो बताओ बेटा संख्या आ रही नहीं आ रही है, तो बिल्कुल आ रही है। शताब्दी मतलब क्या होता है, 100। सत मतलब होता है 100, सत अवधि यानी कि 100 अवधि मतलब साल यानी कि 100 सालों का समूह। तो शताब्दी में जब 100 यानी संख्या आ गई, और संख्या मैंने कहा था केवल द्विगु में ही आएगी, ना तो कर्मधारय, ना बहुव्रीहि और ना द्वंद्व में। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर का ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, त्रिवेणी में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु या अव्ययी भाव। तो आप समझ सकते हैं त्रिवेणी, त्रि मतलब तीन, और जैसे ही तीन यानी गिनती दिख गई वैसे ही लगेगा सीधा द्विगु। जहां पर गिनती दिख जाए सीधा द्विगु लगा दिया। ठीक है बेटा, छठे का हो जाएगा। अगले देखते हैं बेटा सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। सठ दर्शन में कौन सा समास है। सठ दर्शन में कौन सा समास है। तो सठ दर्शन को तोड़ो, सठ मतलब छः, छः बार दर्शन, सठ मतलब छः, और छः आ गया तो संख्या, संख्या आ गया तो द्विगु। तो देखो तत्पुरुष है, कर्मधार है, द्विगु है या द्वंद्व है, तो आप कहेंगे इसमें द्वंद्व समास है, क्योंकि सठ मतलब होता है छः और ये एक संख्या है, और जिसमें संख्या आ जाए उसमें द्वंद्व समास, सॉरी द्विगु समास। प्रश्न संख्या 8 है, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो आप कहेंगे कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। पीताम्बर, पीताम्बर अंबर मतलब वस्त्र कह लो, अंबर पे पीतले हैं वस्त्र जिसके।
पीतांबर मतलब पीले हैं वस्त्र जिसके, तो इसका हो जाएगा बेटा बहुव्रीहि समास। पीले हैं वस्त्र जिसके, पीतांबर, या पीला है जो अंबर, या अंबर मतलब वस्त्र ही होता है, तो पीतांबर में कौन सा समास हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन नंबर का बहुव्रीहि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, गंगा यमुना का समास विग्रह है, तो ऑप्शन नंबर का है गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंगा प्लस यमुना, गंगा प्लस जमुना, सॉरी यमुना प्लस गंगा, तो बताओ कौन सा होगा। तो आप कहेंगे इसका केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर का गंगा और यमुना। उसका कारण है बेटा, विग्रह का मतलब होता है टूटना, अगर गंगा यमुना साथ लिख देंगे तो ये विग्रह क्या हुआ, प्लस तो संधि में आता है समास में कभी नहीं, तो केवल ऑप्शन नंबर का बचा गंगा और यमुना। प्रश्न संख्या 10 है, भीमार्जुन में समास कौन सा है, ऑप्शन है द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। भीमार्जुन दो शब्द हैं बेटा, भीम और अर्जुन, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे, भीम और अर्जुन, और जब भीम और अर्जुन आ जाएगा तो इनमें द्वंद्व होगा, और द्वंद्व होगा तो इसमें गा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 11 है, तिरंगा में कौन सा समास है। बेटा ये वीडियो आपको बाद में देखना है, पहले वीडियो आपको इसके टॉपिक के देखना है, जब तक टॉपिक नहीं होगा ये कभी समझ में नहीं आएगा, इससे पहले वाली वीडियो देखें फिर इस पर आए, ठीक है बेटा। तिरंगा में कौन सा समास है, तो क्या वो द्विगु है, सॉरी द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है। तिरंगा तीन रंगों का समूह, तीन आ गया, संख्या आ गई, संख्या आ गई तो तुरंत क्या लगेगा, द्विगु लगेगा, जैसे ही संख्या आ जाए द्विगु लगाओ। प्रश्न संख्या 12, हर्ष विषाद में कौन सा समास है, हर्ष विषाद में कौन सा समास है, ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय, बताओ बेटा। हर्ष और देखो आप समझ सकते हैं विषाद दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, बीच में योजक, जैसे ही योजक दिख जाए आप लगाएंगे द्वंद्व, लेकिन योजक के साथ में ये देखना है दोनों शब्दों का अर्थ एक दूसरे के उल्टे हो, जब एक दूसरे के उल्टे होंगे बेटा तभी द्वंद्व होगा, वरना द्वंद्व नहीं हो सकता। अब देखते तो 12वें का हो गया बेटा द्वंद्व। 13वां प्रश्न, राम रहीम समस्त पद का समास विग्रह क्या है। राम रहीम का क्या राम प्लस रहीम है, राम और रहीम है, रामम रहीम है, या रामा प्लस रहीम है। अगर आप जरा सी भी पिछली वीडियो देखी होगी आप चुटकियों में इसका निशान लगा देंगे, कारण प्लस संधि में होता है समास में नहीं, रामम रहीम टूटा ही नहीं, रमा प्लस रहीम प्लस में, तो बचा कौन सा, राम और रहीम। और वैसे भी राम रहीम का आप क्या कहोगे, राम और रहीम। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है बेटा, सब बहुत अच्छा लगेगा, बस आपको थोड़ा पढ़ना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सप्तऋषि का समास विग्रह क्या है। क्या ऋषियों का समाहार, 7 ऋषियों का समाहार, सप्ते प्लस ऋषि, 7 सिंधुओं का समूह। तो आप सब जानते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा ही होगा। सप्त ऋषि, सप्त माने 7, ऋषि मतलब ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह, ऑप्शन नंबर खा। कौन सा समास, 7 नंबर आ गया, नंबर आ गया तो द्विगु हो गया। प्रश्न संख्या 14 का आंसर खा वाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, शताब्दी का समास विग्रह है। क्या 100 वर्षों का समूह, 100 दिनों का समूह, 100 महीनों का समूह, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा मैंने शताब्दी, शताब्दी सत मतलब होता है 100, तो आप 100 देख लो किसमें। और हाँ अवधि, अवधि मतलब वर्ष, यानी शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह, दिन नहीं, ना महीने ना दिन, और इनमें से कोई नहीं तो है ही नहीं, तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक होगा, 100 वर्षों का समूह। 15वें का ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं 16वां प्रश्न, चतुर्वर्ण में समास कौन सा है। चतुर्वर्ण में समास कौन सा है, क्या द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, या द्विगु, सॉरी बेटा द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय या फिर द्विगु। चतुर्वर्ण, तो मुझे आप ये बताएं, चतुर का मतलब 4 होता है, और जैसे ही चतुर का मतलब अगर 4 होता है तो 4 एक गिनती यानी संख्या होती है, और संख्या हमेशा द्विगु में आती है। कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यदि शब्द में संख्या दे रखी है तो आप तुरंत द्विगु लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। 16वें का हो जाएगा खा वाला, घा वाला बिल्कुल ठीक। प्रश्न संख्या 17 है, दशानन का समास विग्रह क्या है। वैसे तो आपको दिखता हो 10 आ गए, अब आप कहेंगे ये द्विगु है, सही बात है, पर दशानन किसी एक विशेष पर्सन से कहते हैं। कौन है वो, रावण।
दशानन का समास विग्रह, फिलहाल तो विग्रह पूछा गया है। वैसे रावण से कहते हैं तो रावण देख लो कहाँ है, रावण कावाले में ही है, तो कावाला ही ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी 10 है मुख जिसके, आनंद का मतलब मुख ही होता है। 10 है मुख जिसके रावण, 10 है मुख जिसके विष्णु, दिशाएं ही हैं वस्त्र जिसके यानी नग्न, 10 है आंखें जिसकी पार्वती। बात ठीक है बेटा, तो विष्णु जी के 10 मुख नहीं है, 10 माँ पार्वती के नहीं है, और गावाला भी नहीं है, क्योंकि 10 की बात हुई है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल का ठीक हो जाएगा। 10 है मुख जिसके और 10 मुख किसके बेटा, वो है रावण। ठीक है, ऑप्शन नंबर का ठीक हो जाएगा 17वें का। 18वां प्रश्न, हानि लाभ में समास क्या है? हानि और लाभ एक दूसरे के उल्टे हैं, बीच में योजक है, तुरंत लगा दो द्वंद्व। 18वें का अपने आप ही ठीक हो जाएगा कि द्वंद्व है, कर्मधारय है, दिगु है, बहुब्री है। तो आप समझ गए इसका कौन सा है बेटा, द्वंद्व। हानि और लाभ पहली बात एक दूसरे के उल्टे शब्द हैं, विपरीत शब्द हैं, बीच में योजक है, तुरंत द्वंद्व लगा दो। अगला प्रश्न हम देखेंगे बेटा 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न हैगा बेटा, सॉरी 19वां, सुख दुख में समास है। देखो बेटा, सुख और दुख एक दूसरे के उल्टे, बीच में द्वंद्व सॉरी योजक, तुरंत क्या लगेगा, द्वंद्व। जब शब्द एक दूसरे के उल्टे हो, बीच में योजक हो, तुरंत द्वंद्व लगा दिया करो, कुछ देखने की जरूरत नहीं। ऑप्शन है दिगु, अव्ययभाय, कर्मधार और द्वंद्व। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, द्वंद्व समास। सुख दुख में समास कौन सा है, द्वंद्व समास। चलिए 19 हो गए, अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले है 20वां प्रश्न, पंचवटी में समास कौन सा है, या पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी तोड़ो, पंचवटों का समूह, पंच मतलब 5, जहां संख्या आ जाए वहां दिगु, तो इसका गा वाला हो गया, साफ साफ नजर आता है बेटा। फिर भी पंचवटी में कौन सा है, ऑप्शन कर्मधार है, द्वंद्व, दिगु या तत्पुरुष। पंचवटी, पंच का मतलब 5 और जिसमें संख्या आ जाए वो हो जाता है दिगु, तो 20 में का गा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है, वेद पुराण में समास क्या है? वेद पुराण, वेद पुराण में समास कौन सा है? तो आप देखें वेद और पुराण और बीच में है योजक, दिगु तो नहीं हो सकता क्योंकि संख्या नहीं है, बहुब्री भी नहीं है, तत्पुरुष तो सिलेबस में ही नहीं है, बचा कौन, द्वंद्व। क्योंकि वेद पुराण का हम समास विग्रह क्या करेंगे, वेद और पुराण, और जिसमें और आ गया वहां द्वंद्व हो जाएगा। तो 21वें का गा वाला प्रश्न बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे 21 मुख्य प्रश्न थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप केवल यही 21 देखें। इससे पहले जो टॉपिक की वीडियो कराई है उसे भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, जिससे कोई सा भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए वो ना बचे। ठीक है बेटा, आई होप हिंदी में बेटा, हिंदी हो इंग्लिश हो, कितने भी सब्जेक्ट हो, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। इस बार बोर्ड एग्जाम में धमाल मचाएंगे और पूरी तैयारी हम यूट्यूब पर ही कराएंगे। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में बेटा, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।